तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th के भौतिकी का अध्याय 3 यानी मानव नेत्र। आज हम लोग इस वीडियो में मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे। मानव नेत्र एक अद्भुत प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा किसी वस्तु का अस्थायी प्रतिबिंब बनाता है, मानव नेत्र कहलाता है। यानी मानव नेत्र जो होता है यह एक प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा अस्थायी प्रतिबिंब बनाता है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसके बाद देखिए इनकी बनावट के बारे में हम लोग जानेंगे, तो समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले है कॉर्निया। हम लोग कॉर्निया के बारे में जानेंगे कि कॉर्निया क्या होता है। तो देखिए यह आँख का पारदर्शी बाहरी आवरण है जो प्रकाश को आँख में प्रवेश करने और फोकस करने में मदद करता है। तो देखिए आँख का जो सबसे बाहरी भाग होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यही कॉर्निया होता है। यानी कि जब प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करती है तो यह प्रकाश को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए पुतली। अब देखिए पुतली क्या होता है समझिएगा। यह आँख में एक छोटा सा छिद्र होता है जो आइरिस के बीच में स्थित होता है। आइरिस का मतलब इसको हिंदी में परितारिका कहते हैं, के बीच में स्थित होता है और प्रकाश को आँख में प्रवेश करने देता है। कम प्रकाश वाले क्षेत्र में इसका आकार बड़ा एवं अधिक प्रकाश वाले क्षेत्र में इसका आकार छोटा हो जाता है। तो देखिए परितारिका क्या होता है समझिएगा, और यहाँ पर पुतली क्या होता है उसको समझाते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो आपको आँख दिखाई दे रहा होगा, इसका जो देखिए यहाँ पर रंगीन भाग है बगल में, इसको परितारिका बोलते हैं और इंग्लिश में इसको आइरिस कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये जो बीच में जो आप देख रहे हैं काला काला भाग, यही आपका होता है पुतली। ठीक है, जब आप यानी कि अंधेरे कमरे में जाइएगा तो इसका जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है, और जब आप मान लीजिए सूर्य के प्रकाश की किरण में आइएगा तो अब इसका जो आकार होता है वह छोटा हो जाता है। तो यह प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करता है, जिससे हमारा आँख कभी खराब नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए समझिएगा कि लेंस। लेंस देखिए क्या होता है। तो देखिए यह आँख के अंदर एक पारदर्शी लचीला लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है। आँख में उत्तल लेंस होता है। तो समझिए यहाँ पर लेंस क्या होता है। तो देखिए आपको जो यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है यही होता है लेंस। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण इस होकर प्रवेश करती है तो यह यानी कि प्रकाश को रेटिना पर नियंत्रित करता है, और रेटिना पर नियंत्रित करने के बाद किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तब हम जाके किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो समझिएगा यहाँ पर जो लेंस लगा हुआ होता है यह प्राकृतिक होता है। यह यानी कि कांच का नहीं होता है बल्कि लचीला लेंस होता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर रेटिना। अब देखिए रेटिना क्या होता है समझिएगा। यह आँख के पीछे की परत होती है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, जो प्रकाश को विद्युतीय संकेत में बदलकर मस्तिष्क तक भेजती है, जिससे हमें दिखाई देता है। तो देखिए जब प्रकाश की किरणें हमारी आँख में प्रवेश करती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह रेटिना पर केंद्रित होती है, और यहाँ पर क्या होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए यहाँ पर जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होता है तो यह विद्युतीय संकेत के द्वारा, तो जो आपको यहाँ पर नस दिखाई दे रहा होगा इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। यही जो होता है यह रेटिना पर बने प्रतिबिंब का संकेत मस्तिष्क तक पहुँचाने का काम करता है। तो जिससे क्या होता है कि मस्तिष्क जो होता है वह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को सीधा करके उसको यानी कि सीधा दिखाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो रेटिना पर क्या होता है तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। अब देखिए ऑप्टिक नर्व क्या होता है समझिएगा। यह तंत्रिका होती है जो रेटिना से मस्तिष्क तक दृश्य संकेत को ले जाती है। तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है इसका संकेत यानी कि कौन पहुंचाता है मस्तिष्क को, तो ये ऑप्टिक नर्व पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा पतली पतली सी नस, यही होता है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, और यही यानी कि संकेत को
मस्तिष्क तक पहुंचाता है, ठीक है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब समझिएगा आइरिस क्या होता है, सॉरी, तो अब समझिएगा कि आइरिस क्या होता है। तो देखिए आइरिस यह आँख का रंगीन भाग होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं रंगीन भाग, यही आपका आइरिस होता है, ठीक है। और ये देखिए इसी के आधार पर आँखों का जो होता है कलर और यानी निर्धारित होता है। तो किसी व्यक्ति का आँख भूरा, किसी का यानी कि काला होता है, तो किसी का ब्लू हो जाता है। तो ये सब जो होता है आँखों का रंगीन होना, ये यानी कि आइरिस के कारण होता है। यानी कि आइरिस जिस कलर का होता है उसी कलर का हमारा आँख होता है। तो समझिएगा यह आँख का रंगीन भाग होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा काला, वही होता है पुतली, इसके आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है। जब यानी कि प्रकाश तेज मात्रा में आती हो, जब प्रकाश अगर मान लीजिए तेज मात्रा में अगर आता है तो यह इसका आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है। और जब प्रकाश अगर मान लीजिए थोड़ा यानी कम होता है, तो जब आप अंधेरे कमरे में जाइएगा तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। और जब आप मान लीजिए धूप में निकलिएगा तो इसका आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा और यहाँ तक आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए समझिएगा, इसके बाद देखिए अगला नंबर है विट्रियस ह्यूमर। देखिए विट्रियस ह्यूमर क्या होता है समझिए। यह आँख के अंदर एक पारदर्शी जेल जैसा पदार्थ होता है जो आँख को आकार देता है और यह सहारा प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कचावदर्भ, इसी को विट्रियस ह्यूमर बोला जाता है, ठीक है। और इसी के माध्यम से हमारा आँख का जो आकार होता है शेप, वह निर्धारित होता है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। और ये आंतरिक यानी आँख को आंतरिक सहारा भी प्रदान करता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है श्वेत पटल। तो यहाँ देखिए श्वेत पटल क्या होता है। तो आँख का जो सफ़ेद भाग हो, आप देखिए यहाँ पर अगला नंबर है श्वेत पटल। आँख का सफ़ेद भाग जो नेत्र गोलक की रक्षा करता है उसी को यानी कि श्वेत पटल बोलते हैं, ठीक है। अब श्वेत पटल का इमेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यही होता है श्वेत पटल, ठीक है। इसके बाद देखिए पक्षमाभी पेशियाँ, समझिएगा आँखों में पक्षमाभी पेशियाँ का काम लेंस की फोकस दूरी को बदलना होता है। इससे हम अलग अलग दूरी पर यहाँ पर रखी होना चाहिए रखी चीज़ों को साफ देख पाते हैं। इन पेशियों को सिलियरी मांसपेशियां भी कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए पक्षमाभी पेशियां क्या होता है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों तरफ से होता है जो लेंस को पकड़े हुए रहता है, ठीक है। जो लेंस को पकड़े हुए रहता है वही होता है पक्षमाभी पेशियां। अगर मान लीजिए कोई वस्तु दूर रखा है और कोई नज़दीक रखा है, ठीक है, तो इसका फोकस दूरी बहुत ज़्यादा होगा और इसका फोकस दूरी कम होगा। तो इसको नियंत्रित कौन करता है, तो यही पक्षमाभी पेशियां करता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हम दूर स्थित वस्तु को भी साफ साफ देख लेते हैं और नज़दीक स्थित वस्तु को भी साफ साफ देख लेते हैं, ठीक है। और यह पक्षमाभी पेशियों के द्वारा ही होता है, ठीक है, क्योंकि वह लेंस को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला नंबर है आपका मानव नेत्र के देखने की क्रिया विधि, यानी मानव नेत्र किसी वस्तु को कैसे देखता है। तो देखिए समझिएगा, जब किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरण नेत्र लेंस से अपवर्तित होता है तो उस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है। तो देखिए जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आँख लेंस तक पहुँचता है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको बल्ब दिखाई दे रहा होगा, बल्ब से देखिए प्रकाश आया, ठीक है, और ये हमारी आंखों में पहुंचा, ठीक है। और इसका जो प्रतिबिंब रेटिना पर बना है वह उल्टा बना है, ठीक है। तो यानी कि उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है, जिसकी सूचना प्रकाशीय तंतु द्वारा मस्तिष्क को प्राप्त होती है। और यह सूचना किसको प्राप्त होता है, तो मस्तिष्क को प्राप्त होता है, तथा मस्तिष्क के प्रेरणा से मानव नेत्र वस्तु को सीधा करके स्पष्ट रूप से देख पाता है और ब्रेन इसको यानी कि अपने माइंड में सीधा कर देता है, ठीक है। जिससे हमें क्या होता है कि हम किसी वस्तु को साफ साफ यानी सीधा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेन का कमाल होता है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो समझिए वस्तु दूर रहे या निकट हम उसे साफ साफ देखते हैं। आँख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर करता है। यह परिवर्तन सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने, यहाँ पर होना चाहिए घटने बढ़ने से होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए हम किसी वस्तु को दूर रहे या फिर निकट रहे उसको साफ साफ देख लेते हैं, यह सिलियरी पेशियों के द्वारा होता है।
सिलियरी पेशियाँ जो होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यही क्या करता है, आपके जो आँख का जो लेंस होता है उसको यानी नियंत्रित करता है, ठीक है। और दूर रहे या फिर निकट रहे उसको यानी कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त करवाता है, जिससे हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अगला नंबर है आपका कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो समझिए, जिस न्यूनतम दूरी तक आँख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे संकेत डी से सूचित किया जाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मानव नेत्र का दूर बिंदु। अब देखिए वह दूरस्थ बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र बिना समंजन के स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। अब समझिए, मानव नेत्र का दूर बिंदु नेत्र लेंस से अनंत दूरी पर होता है, यानी कि मानव नेत्र का जो दूरस्थ बिंदु होता है वो अनंत होता है। हम यानी कि जितना हमारा आँख अच्छा रहेगा हम उतना दूर तक यानी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई यानी कि नाप नहीं है, आपके आँख की समंजन क्षमता पर यह निर्भर करता है कि आप यानी कि वस्तु को कितना दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसे ऐप से सूचित किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर है आपका मानव नेत्र का निकट बिंदु। तो देखिए वह निकटस्थ बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र समंजन की क्रिया से स्पष्ट देख सकता है, यहाँ पर यही होना चाहिए, यही नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए एक सामान्य स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि के अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसे एन से सूचित किया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहा जाता है, यानी रेंज ऑफ विजन, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है दृष्टि दोष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब देखिए इसको समझिएगा कि कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। तो देखिए जब किसी व्यक्ति को दूर या निकट स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है तो उसे दृष्टि दोष हो गया है, ठीक है। अब देखिए मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला निकट दृष्टि दोष, उसके बाद दूर दृष्टि दोष, इसके बाद देखिए अगला नंबर है जरा दूर दृष्टि दोष। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हम बारी बारी से इनको पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अब देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। जिस नेत्र दोष के कारण कोई व्यक्ति निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है किंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको निकट का वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर का वस्तु दिखाई अच्छे से नहीं देगा, तो आपको क्या हो गया है, तो निकट दृष्टि दोष हो गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इसके उपचार क्या है और इनके दोष के कारण क्या हो जाते हैं, सो समझिएगा। तो देखिए इस दोष के 2 कारण होते हैं। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है। जब नेत्र का गोलक अगर लंबा हो जाएगा तब आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अर्थात देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, यानी आपका जो नेत्र लेंस है और रेटिना के बीच की दूरी अगर बढ़ जाता है तो जो उसका प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है। जिससे हमें क्या होता है कि वह वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना क्या होता है, इस दोष का कारण होता है। जब देखिए आपका जो नेत्र लेंस है यदि अगर वह मोटा हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, तो हमें क्या हो जाता है, तो दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके उपचार के बारे में जानेंगे। तो इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, जो दूर स्थित वस्तु को नज़दीक में लाकर उसे आसानी से देख पाता है। तो देखिए जब अगर आपका आँख नॉर्मल रहेगा तो
किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। जब आपको मान लीजिए निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो क्या होता है कि वस्तु जो होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका निवारण के लिए जब हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं तो उत्तल लेंस में क्या होता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब पुनः फिर रेटिना पर प्राप्त करवा देता है, जिससे हमें वस्तु यानी कि साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे दूरदृष्टि दोष। तो देखिए समझिए, वह नेत्र दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है किंतु नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। देखिए यदि अगर आप दूर स्थित वस्तु को साफ साफ देख रहे हैं और नज़दीक स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख रहे हैं तो आपको दूरदृष्टि दोष हो चुका है। अब देखिए दूरदृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं तो समझिएगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। जब हमारा अगर मान लीजिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है तो जो हमारे आँख होते हैं वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बना देता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर एक सेब रखा हुआ है। जब अगर मान लीजिए हमें दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो यानी कि क्या होता है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के बाहर बन जाता है, ठीक है, समझिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है तो ये रेटिना होती है और नेत्र लेंस, इसकी दूरी कम हो जाती है। कम हो जाने के कारण इसका जो प्रतिबिंब बनता है सेब का वह यानी कि नेत्र के बाहर यानी रेटिना के बाहर बन जाता है, ठीक है, जिससे हमें वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर समझिएगा अगला नंबर पॉइंट। देखिए नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। जब हमारा नेत्र लेंस यदि अगर पतला हो जाता है तब पर भी हमें यह दोष हो जाता है, ठीक है, जिससे देखिए क्या होता है कि उसकी जो फोकस दूरी होती है वह बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसी कारण से हमें दूरदृष्टि हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे तो इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। जब यानी कि हम उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं तो यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वह रेटिना पर प्राप्त होने लगता है और वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो अब देखिए हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से इनके यानी कि दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस किस लेंस का उपयोग होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए निकट में आपके कितने अक्षर होते हैं तो निकट में आपके 3 अक्षर होते हैं। तो एक अक्षर बढ़ा दीजिए 4 अक्षर, ठीक है, मतलब अ व त ल। अवतल याद रखिएगा, ठीक है ना। निकट में 3 अक्षर तो लेंस 4 अक्षर का चाहिए मतलब अवतल, ठीक है। अब देखिए दूर में कितना होता है 2 अक्षर, मतलब लेंस हमें 3 अक्षर वाला चाहिए यानी कि एक अक्षर आपको ज़्यादा कर देना है। तो देखिए 2 अक्षर है यहाँ पर तो आपको लेंस 3 अक्षर वाला चाहिए मतलब उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस में 3 अक्षर होता है जबकि अवतल लेंस में 4 अक्षर होता है। तो निकट में 3 है तो लेंस एक ज़्यादा वाला यानी अवतल चाहिए। दूर में यानी 2 अक्षर है तो एक अक्षर ज़्यादा वाला यानी कि उत्तल लेंस चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है आपका जरा दूरदृष्टि दोष। तो देखिए जरा दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जिस नेत्र दोष से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक स्थित वस्तु या दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है उस दोष को जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है, समझिएगा। देखिए अब किसी व्यक्ति को दूर या फिर नज़दीक स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है तब उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, जरा दूरदृष्टि दोष हो चुका है, समझ में आया ना। इसके बाद देखिए इस दोष के कारण क्या होते हैं। इस दृष्टि दोष का मुख्य कारण सिलियरी मांसपेशियों को ठीक से कार्य नहीं करना। देखिए जब हमारा उम्र हो जाता है बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए 40 50 60 ऐसे अगर हो जाता है तो हमारा जो सिलियरी मांसपेशियां होता है वो यानी कि सही से काम नहीं करता है, जिससे इस दोष का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यह नेत्र दोष प्रायः अधिक उम्र के व्यक्तियों में होता है, यानी कि जब हमारा उम्र अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारे जो आँख के सिलियरी पेशियाँ हैं वह सही
से काम नहीं कर पाता है, जिससे हमें किसी भी वस्तु को देखने में बहुत सी कठिनाइयाँ होती है और साफ साफ किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जब सिलियरी मांसपेशियाँ हमारे लेंस को नियंत्रित नहीं करेगी तो उसका जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर सही से प्राप्त नहीं होगा। रेटिना पर सही से प्राप्त नहीं होने के कारण हमें कोई वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। ठीक है। अब देखिए, इसके उपचार के लिए क्या होता है, तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें दो लेंस एक ही चश्मे में ऊपर नीचे लगा दिए जाते हैं। अब देखिए, ऊपर में जो भाग दिखाई दे रहा होगा ये अवतल लेंस ऊपर में लगा हुआ रहता है और नीचे वाला भाग आपका उत्तल लेंस रहता है। ठीक है। तो अब देखिए, दोनों प्रकार का लेंस है। यदि अगर दूर स्थित वस्तु है तब पर भी हम साफ साफ देख सकते हैं और नज़दीक स्थित वस्तु है तब पर भी हम साफ साफ देख सकते हैं। तो यानी कि जरा दूर दृष्टि दोष में हम लोग बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगला नंबर है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो देखिए, समझिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण निम्न घटनाएं मुख्य है। तो समझिए, सबसे पहले देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ठीक है। यानी जो तारा जो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अब देखिए, ये क्यों टिमटिमाते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर सिर्फ समझिए। अब देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के बीच का समय लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है। देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो सूर्य यानी कि उदय होने से 2 मिनट पहले ही हमको दिखाई देने लगता है और उसके बाद जब अस्त होता है तो उस समय यानी कि जब अगर सूर्य अस्त हो चुका है तो उसके बाद भी हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, प्रिज्म। देखिए, 3 पारदर्शी सतह से घिरी हुई क्षेत्र को प्रिज्म कहते हैं। इनके कोई भी 2 सतह समांतर नहीं होते हैं। प्रिज्म का आपका पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। अब देखिए, प्रिज्म के कोण क्या होते हैं। प्रिज्म के 2 अपवर्तक सतह के बीच बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। 2 अपवर्तक सतह होना चाहिए और उसके बीच जो बना कोण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, वर्णपट। समझिएगा, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्राप्त 7 रंगों के पट्टी को वर्णपट कहते हैं। जब अगर मान लीजिए श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से टकराता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसी को वर्णपट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, वे रंग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, सबसे पहले बैगनी, उसके बाद जामुनी, नीला, उसके बाद हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, इसका ट्रिक क्या है, तो देखिए, ट्रिक आपको याद रखना है, बैजानी हा पिनाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हो से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और इसके बाद ला से लाल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इसको बिग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिग्योर। तो देखिए, वी से होता है वोलेट, आई से होता है इंडिगो, बी से होता है आप ब्लू, इसके बाद हो जाएगा आपका जी से हो जाएगा ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, बैगनी, वायलेट। आप समझिएगा, वर्ण के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। जो बैगनी रंग होता है उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है और लाल यानी रेड रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है तरंग सबसे ज़्यादा यानी कि तेज़ी से कौन निकलता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो वह लाल रंग का निकलता है और बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है। ठीक है। अब देखिए, समझिएगा, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। देखिए, यहाँ पर बैगनी रंग जो है वह सबसे नीचे है यानी कि विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण बहुत ज़्यादा हुआ है और लाल रंग सीधे यानी कि हल्का मात्रा में मुड़ा है, तो इसका विक्षेपण बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा और वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और बैगनी रंग का जो होता है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और बैगनी रंग का जो वर्ण विक्षेपण होता है वह सबसे अधिक होता है, इसे आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा और किस रंग का विचलन सबसे कम होगा, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत क्यों होते हैं। तो देखिए,
तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरते समय प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए, जब मान लीजिए तारा होता है, इसका प्रकाश जब हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है तो बीच में वायुमंडल होता है, और वायुमंडल में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस वजह से तारे की रोशनी अलग अलग दिशाओं में मुड़ती है। तो अब देखिए, जैसे यह निर्वात है, ठीक है, निर्वात से वायुमंडल में आया, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो थोड़ा बहुत यानी कि प्रकाश का किरण इधर उधर मुड़ जाता है, ठीक है, और उसकी चमक में बदलाव आता है, ठीक है ना। और जो यानी तारे का जो प्रकाश होता है उसके चमक में बदलाव आ जाता है। यही वजह है कि तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, आपको लिखना कैसे है सो समझिए। देखिए, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरते समय प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस वजह से तारे की रोशनी अलग अलग दिशा में मुड़ जाती है, अलग अलग दिशा में मुड़ती है, और उसकी चमक में बदलाव आता है। यही वजह है कि तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगला नंबर है वर्ण विक्षेपण। आप लोग वर्ण विक्षेपण को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वर्ण विक्षेपण बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो समझिए वर्ण विक्षेपण। अब देखिए, श्वेत प्रकाश के इनके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आपको लिखना कैसे है सो समझिए। देखिए, जब श्वेत प्रकाश, ठीक है, किसी यानी कि कांच या फिल्म से टकराकर अगर 7 रंगों में अगर मान लीजिए विभक्त हो जाता है, या फिर विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, तो उसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल कांच में भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए, जितने भी रंग के प्रकाश के चाल होते हैं उसका यानी कि कांच में उसकी प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। यानी कि लाल का सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को एक मात्रक द्वारा मापा जाता है, जिसको एंगस्ट्रम कहते हैं। आप लोग को याद रखना है, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। यहाँ पर थोड़ा आप लोग सही कर लीजिएगा, टाइपिंग अच्छे से नहीं हो पाया है, ठीक है ना। यानी कि इसको पावर में कैसे लिखा जाता है उसको टाइपिंग करने के लिए हमको उतना अच्छा से नहीं आता था, लेकिन आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। आप लोग समझदार विद्यार्थी हैं, ठीक है। देखिए, 1 एंगस्ट्रम बराबर जो होता है वह 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला नंबर है इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्षा होने के बाद जब सूरज चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बारिश हो रहा है और सूर्य मान लीजिए इस दिशा में है, तो हम अपना मुंह इधर करके, ठीक है, इधर करके अगर मान लीजिए खड़ा हो जाते हैं, सूरज की दिशा में आपका पीठ होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, वर्षा होने के बाद जब सूरज चमकता है, हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, तो हमें कभी कभी आसमान में अर्धवृत्त यानी कि अर्धवृत्त, ठीक है, के आकार की रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्त के आकार की रंगीन पट्टी को ही हम इंद्रधनुष कहते हैं। यानी कि जब देखिए, अगर वर्षा हुआ हो, ठीक है, या फिर वर्षा हो रहा हो, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि वर्षा हो रहा है और यानी कि सूरज यानी निकला हुआ है, तो आप उस समय क्या कीजिएगा, तो सूरज की दिशा में अपना पीठ कर लीजिएगा और आसमान में जब ताकिएगा तो आपको एक रंगीन पट्टी दिखाई देगा, उसी को इंद्रधनुष कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगला नंबर जो क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको यानी अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। सभी भाग के नाम को भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए, इसको कॉर्निया बोलेंगे, इसको ये जो होता है लेंस होता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जलीय द्रव्य भी यहाँ भरा हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद इसको तारा बोलते हैं। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये पक्षमाही पेशियाँ हैं, इसमें कचाप द्रव्य भरा हुआ रहता है। इसके बाद इसको श्वेत पटल बोलते हैं। इसके बाद रक्त पटल बोलते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं नस जो रहता है, ठीक है, ये रक्त पटल होता है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो रेटिना होता है, इसी को दृष्टि पटल बोला जाता है। इसके बाद देखिए, अंध बिंदु यहाँ पर होता है, ठीक है, और दृष्टि तंत्रिका जो होती है, ठीक है, जो यानी कि ब्रेन तक पहुँचाता है यानी कि पिक्चर के संकेत को, वो यहाँ पर ये जो नस दिखाई दे रहा हो ये होता है, ठीक है। तो आप लोग इस पिक्चर को सही से पढ़ लीजिए और
अच्छे से इसका नाम याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है कि अगले बार भी एग्जाम में इसको पूछ दे। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है जिससे आपके एग्जाम में दिक्कत आ जाए। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटे। आप सिर्फ मेरे नोट्स को सही से लिख लीजिए और इसको सही से याद कर लीजिए। ठीक है, एकदम देखिए आसान भाषा में लिखा हुआ नोट्स है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, तो और भी हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी मेरा चैनल थोड़ा नया है और उतना बोलने का भी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला नंबर टॉपिक है कोलाइड किसे कहते हैं। तो समझिएगा, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि हवा में छोटे छोटे कण होते हैं। आप जब मान लीजिए अपने घर के अंदर रहिएगा और अगर मान लीजिए जिस विद्यार्थी का घर अगर मान लीजिए खपरा का हो, ठीक है, या फिर टाट का हो, तो देखिएगा कभी कभी प्रकाश की किरण सीधे घर में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो उस समय जब आप देखिएगा ना तो आपको प्रकाश में छोटे छोटे कण दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो वही होता है कोलाइड, समझिएगा। अब देखिए दूध एक कोलाइड है, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे वसा के कण जल में निलंबित होते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए धुआं भी एक कोलाइड है जिसमें राख के कण हवा में निलंबित होते हैं। तो देखिए जिस भी माध्यम में, ठीक है, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कि सूर्य उदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन रह सकता है कि सूर्य उदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। तो समझिएगा, देखिए सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखता है क्योंकि उस समय सूर्य की किरण वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है। और आपको पता होना चाहिए कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का, यानी कि जो बाकी जो 7 रंग की किरण होती है, यानी कि सॉरी बाकी जो 6 रंग की किरण होती है वह वायुमंडल में ही रह जाती है, और जो लाल रंग का जो किरण होता है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण वो यानी कि हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण सूर्य हमें लाल प्रतीत होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखता है क्योंकि उस समय सूर्य की किरण वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है, जिससे नीले रंग की किरणें अधिक प्रकिरणित हो जाती है और लाल रंग की किरणें कम प्रकिरणित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे हमें क्या होता है, सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर है यहाँ पर कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। तो देखिए खतरे के संकेत सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। लाल रंग कुहरा या धुएं में सबसे कम प्रकिरणित होता है, इसीलिए दूर से देखने पर भी यह लाल रंग का दिखाई देता है। तो आप लोग को याद रखना है कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे ज़्यादा होता है और कुहरा और धुएं में भी इसका प्रकाश कम नहीं पड़ता है, इसीलिए यानी कि रेलवे सिग्नल पर भी लाल रंग के बत्ती का ही उपयोग किया जाता है, जो कि दूर दूर तक दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। उत्तर देखिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को जो यानी कि हमारा आँख होता है, यहाँ पर आँख होना चाहिए, आँख स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। अब देखिए जब अगर हम किसी वस्तु को अपने आँख के सामने 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह आँख सही से रेटिना पर नहीं बनाएगा, इसीलिए वह वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर है टिंडल प्रभाव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो समझिएगा टिंडल प्रभाव के बारे में। यह एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें कोलाइड घोल में मौजूद कणों से टकराकर बिखर जाती है, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड विलयन में उपस्थित कणों से टकराकर अगर मान लीजिए विचलित होता है और हमें
हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है तो इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए ये वीडियो यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।